नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों की एक कंपनी जो यहाँ सिर्फ मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, वो कैसे देखते ही देखते पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की शासक बन गई। ये सिर्फ एक व्यापार की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे जबरदस्त बदलाव की कहानी है जिसने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये साल है 1857 और यहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को एक ब्रिटिश अफसर के सामने पेश किया जा रहा है। जरा सोचिए, एक मामूली व्यापारिक कंपनी के सैनिक उसी साम्राज्य के बादशाह को गिरफ्तार कर रहे हैं जिसकी इजाजत से वो इस देश में व्यापार करने आए थे। आखिर ये हुआ कैसे? व्यापारियों का एक छोटा सा गुट इतना ताकतवर कैसे बन गया? बस इसी सवाल का जवाब हमें इतिहास के उस दौर में ले जाता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो इस अविश्वसनीय बदलाव को अच्छी तरह समझने के लिए हम अपनी कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी भारत पहुंची कैसे, फिर कैसे व्यापार की जगह धीरे धीरे जंग ने ले ली। इसके बाद हम प्लासी की उस एक निर्णायक लड़ाई पर बात करेंगे जिसने सारा खेल पलट दिया। फिर हम देखेंगे कि कैसे कंपनी का शासन पूरे भारत में फैलता गया, और आखिर में हम ये समझेंगे कि उन्होंने यहाँ किस तरह का एक नया राजकाज का सिस्टम बनाया। तो हमारी कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से, जब यूरोप की अलग अलग व्यापारिक कंपनियां समंदर के रास्ते भारत के तटों पर दस्तक दे रही थीं। ये सब शुरू हुआ साल 1600 में। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी ने वहां की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर यानी एक शाही इजाजतनामा हासिल किया। अब ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये एक तरह का गोल्डन टिकट था। इस चार्टर ने कंपनी को पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। मतलब सीधा था, इंग्लैंड की कोई और कंपनी आकर यहाँ उनके कॉम्पिटिशन में नहीं खड़ी हो सकती थी। वो इस खेल के अकेले खिलाड़ी बनना चाहते थे। लेकिन मैदान में अंग्रेज अकेले नहीं थे। उनसे पहले ही पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी व्यापारी यहाँ अपनी जगह बना चुके थे। और दिक्कत ये थी कि हर कोई एक ही चीज के पीछे था, भारत का महीन सूती कपड़ा, रेशम और सबसे बढ़कर यहाँ के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग और दालचीनी। यूरोप में इन चीजों की मांग इतनी ज्यादा थी कि ये कंपनियां एक दूसरे को बाजार से बाहर करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं। नतीजा, समंदर में और जमीन पर भयंकर लड़ाइयां होने लगीं, जहां एक दूसरे के जहाज डुबो दिए जाते थे और रास्ते बंद कर दिए जाते थे। और बहुत जल्द व्यापार की ये दुश्मनी एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। अब लड़ाई सिर्फ यूरोप की ताकतों के बीच नहीं थी, बल्कि अब कंपनी सीधे सीधे भारत के शासकों से टकराने वाली थी। इस टकराव की जड़ में एक शब्द था, फरमान। ये मुगल बादशाह औरंगजेब का दिया हुआ एक शाही हुक्म था, जिसने कंपनी को बंगाल में बिना कोई टैक्स या ड्यूटी दिए व्यापार करने की खुली छूट दे दी थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब कंपनी के अफसर अपने निजी व्यापार के लिए भी इस छूट का फायदा उठाने लगे। अब जरा सोचिए, बंगाल के नवाब के लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत रही होगी। उनकी आंखों के सामने उनके ही सूबे का सारा राजस्व डूबा जा रहा था और वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो यहाँ मामला बिल्कुल आमने सामने का हो गया था। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े थे। एक तरफ बंगाल के नवाब कह रहे थे कि कंपनी को बाकी लोगों की तरह टैक्स देना होगा और अपनी किलेबंदी रोकनी होगी। वहीं दूसरी तरफ कंपनी और ज्यादा छूट और ज्यादा जमीन और अपने किलों को मजबूत करने का हक मांग रही थी। अब ये टकराव टाला नहीं जा सकता था। और इसी बढ़ते टकराव का अंजाम हुआ 1757 की प्लासी की लड़ाई। वो एक लड़ाई जिसने भारत में कंपनी की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था ये शख्स, रॉबर्ट क्लाइव। वो बहुत ही होशियार और एक शातिर रणनीतिकार था। उसे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की फौज की कमान सौंपी गई थी। लेकिन क्लाइव ये बात अच्छी तरह जानता था कि नवाब की फौज बहुत बड़ी है और सीधी लड़ाई में जीतना लगभग नामुमकिन है। इसलिए उसने लड़ने की बजाय एक दूसरा ही रास्ता अपनाया। और यही कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। प्लासी की लड़ाई, जिसे भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, वो लड़ाई असल में कभी लड़ी ही नहीं गई। ये एक धोखा था, एक सोची समझी साजिश। क्लाइव ने नवाब के एक सेनापति मीर जाफर से गुप्त सौदा किया और उसे बंगाल का अगला नवाब बनाने का लालच दिया।
लड़ाई के दिन मीर जाफर अपनी पूरी सेना के साथ मैदान में बस चुपचाप खड़ा रहा। उसने एक भी गोली नहीं चलाई। सिराजुद्दौला के साथ धोखा हुआ और वो बड़ी आसानी से हार गए। भारत की किस्मत का फैसला एक जंग के मैदान में नहीं, बल्कि एक बंद कमरे के सौदे में हुआ था। और इस जीत का मतलब क्या था, ये खुद क्लाइव के शब्दों से बेहतर कौन बता सकता है। उसने लिखा कि अब उनके हाथ सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी का जरिया लग गया है। आज के हिसाब से ये अरबों रुपए के बराबर की रकम थी। बस एक ही झटके में बंगाल का पूरा खजाना अब कंपनी के हाथों में था, और यही पैसा उनके साम्राज्य को फैलाने का ईंधन बनने वाला था। बंगाल से मिली इसी बेहिसाब दौलत के दम पर कंपनी ने अपनी फौजी ताकत को कई गुना बढ़ाया और पूरे भारत में अपने राज का विस्तार करना शुरू कर दिया। जरा इन नक्शों पर एक नजर डालिए। ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। देखिए कैसे सिर्फ 60 साल के अंदर 1797 से 1857 तक ये जो लाल रंग है, जो ब्रिटिश कब्जे वाले इलाके को दिखाता है, वो कुछ तटीय इलाकों से बढ़कर लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर एक आंधी की तरह फैल गया। ये विस्तार अविश्वसनीय रूप से तेज था। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा विस्तार हुआ कैसे? खैर, इसके दो मुख्य तरीके थे। पहला, सीधी जंग करके राज्यों को जीत लेना, और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा कारगर था, वो था राजनीतिक चालों और संधियों के जरिए राज्यों को हड़प लेना। यानी तलवार और कलम दोनों का बराबर इस्तेमाल किया गया। सहायक संधि एक ऐसी ही शातिर चाल थी। कागज पर तो ये एक दोस्ती का समझौता लगता था। भारतीय शासकों से कहा जाता था कि वो अपनी फौजें भंग कर दें और अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी की सेना पर निर्भर रहें, जिसका खर्च भी उन्हें ही उठाना होता था। लेकिन असल में ये उनकी आज़ादी छीनने का एक तरीका था। अगर कोई राजा पैसा नहीं दे पाता तो उसके राज का एक बड़ा हिस्सा जब्त कर लिया जाता था। धीरे धीरे वो अपने ही महल में कैदी बनकर रह जाते थे। दूसरी नीति थी विलय नीति, और ये तो और भी सीधी थी। इसके मुताबिक अगर किसी राजा की मौत बिना किसी बेटे या पुरुष वारिस के हो जाती तो उसका राजपाट सीधे सीधे कंपनी के शासन में चला जाता था। ये एक ऐसा नियम था जिसे कंपनी ने खुद बनाया और खुद ही लागू किया, और इसी का इस्तेमाल करके सतारा, संबलपुर और नागपुर जैसे कई बड़े राज्यों को हड़प लिया गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हर किसी ने आसानी से घुटने टेक दिए। कुछ शासकों ने बहुत जबरदस्त मुकाबला किया, और इनमें सबसे बड़ा नाम था मैसूर के टीपू सुल्तान का, जिन्हें शेरे मैसूर भी कहा जाता था। वो एक बहादुर और दूर की सोचने वाले शासक थे, जिन्होंने कंपनी की ताकत को एक बड़ी चुनौती दी। टीपू ने अंग्रेजों से 4 बड़ी लड़ाइयां लड़ी और आखिरकार 1799 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। अब जब कंपनी के पास इतना बड़ा इलाका आ गया तो उसे सिर्फ एक व्यापारी की तरह सोचने से काम नहीं चलना था, उसे एक शासक बनना था। तो उसने प्रशासन, कानून और सेना का अपना एक नया ढांचा तैयार किया। तो एक इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए कंपनी को एक नई व्यवस्था बनानी पड़ी। उन्होंने अपने जीते हुए इलाकों को 3 बड़ी प्रशासनिक यूनिट्स में बांटा, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। फिर उन्होंने दीवानी और फौजदारी अदालतों के साथ एक नया कानूनी सिस्टम शुरू किया, और सबसे जरूरी, उन्होंने एक आधुनिक, पेशेवर और बहुत ही ताकतवर सेना बनाई, जो असल में उनके राज की रीढ़ की हड्डी थी। चलिए इस सेना पर जरा करीब से नजर डालते हैं, क्योंकि यही कंपनी की कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। और इसकी सबसे बड़ी और अजीब बात ये थी कि इसकी ताकत इसके भारतीय सैनिक थे, जिन्हें सिपाही कहा जाता था। इन सिपाहियों को यूरोपियन तरीके से लड़ने की ट्रेनिंग दी गई और नए जमाने की बंदूकें दी गई। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने जाति और धर्म जैसी चीजों को दरकिनार करते हुए एक ऐसी फौजी संस्कृति बनाने की कोशिश की जहां सिपाही की वफादारी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए हो। सोचिए, हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तान को जीतने में मदद कर रहे थे। और इस सेना के दम पर नतीजा क्या निकला? नतीजा सच में चौंकाने वाला था। 1857 आते आते ये कंपनी सीधे तौर पर भारत की 63% जमीन पर राज कर रही थी, मतलब भारत का लगभग 2/3 हिस्सा। और अगर हम जमीन की नहीं बल्कि लोगों की बात करें तो ये आंकड़ा और भी बड़ा हो जाता है। उपमहाद्वीप की 78% आबादी अब कंपनी के शासन के अधीन थी। जो कंपनी कभी मसाले बेचने आई थी, वो अब हिंदुस्तान की मालिक बन चुकी थी। तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। एक विदेशी कंपनी ने भारत को जीत लिया, लेकिन ये जीत उसे उन्हीं सैनिकों ने दिलाई जो खुद भारतीय थे।
तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये भारतीय सिपाही जो अपनी ही धरती को जीतने में मदद कर रहे थे, वो अपने इन विदेशी आकाओं के बारे में असल में क्या महसूस करते थे? इस सवाल का जवाब हमें 1857 की गदर की कहानी की तरफ ले जाता है। सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने भारत आती है, मसालों और कपड़ों का व्यापार, और देखते ही देखते कुछ ही 100 सालों में वो एक पूरे उपमहाद्वीप पर राज करने लगती है। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक ऐसी कंपनी जिसका व्यापार का रास्ता सीधा साम्राज्य तक जा पहुंचा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक कंपनी जो सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी, वो एक पूरे उपमहाद्वीप पर राज कैसे करने लगी? कैसे मुनाफे की भूख धीरे धीरे राजनीतिक महत्वाकांक्षा में बदल गई? चलिए आज इसी कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। ये जो समुद्री रास्ते दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ जहाजों के लिए नहीं थे, ये तो किस्मत और भविष्य के रास्ते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी, वो तो इस ग्लोबल ट्रेड के बड़े से खेल में बस एक खिलाड़ी बनके उतरी थी। उस वक्त तो बस एक खिलाड़ी। शुरुआत में तो देखिए, कंपनी का मकसद बिल्कुल साफ था, सिर्फ और सिर्फ व्यापार। और वो व्यापार किस चीज का? भारत के पास कुछ ऐसा था जिसकी यूरोप में जबरदस्त डिमांड थी। ये लिस्ट देखिए, महीन सूती कपड़े, शानदार रेशम और फिर मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी। ये सिर्फ सामान नहीं था, ये उस समय का सोना था, लिटरली। यूरोप के बाजारों में इन चीजों की इतनी डिमांड थी कि लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। और जाहिर है कंपनी इसी बड़े मुनाफे के लिए तो भारत आई थी। लेकिन एक मिनट, कहानी में एक ट्विस्ट है। कंपनी इस खेल में अकेली नहीं थी। पुर्तगाली तो पहले से ही गोवा में जमे हुए थे, फिर डच आ गए और उनके ठीक पीछे पीछे फ्रांसीसी भी। तो ये कोई खाली मैदान नहीं था भाई, ये तो एक ऐसा भीड़-भाड़ वाला बाजार था जहां हर कोई एक दूसरे को पछाड़कर आगे निकलना चाहता था। अब जरा सोचिए, जब हर कोई एक ही चीज खरीदना चाहेगा तो क्या होगा? सिंपल है, चीजों की कीमतें आसमान छूने लगीं और मुनाफा वो घटने लगा। बस यहीं पर इन कंपनियों को एक बात समझ में आई कि अगर बाजार पर कब्जा करना है तो अपने राइवल्स को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। और बस यहीं से व्यापार ने युद्ध का रूप लेना शुरू कर दिया। और इस बदलाव का सबसे बड़ा अखाड़ा बना बंगाल। कहानी का रुख अब बंगाल की तरफ मुड़ता है। यही वो जगह है जहां व्यापारिक हितों का टकराव पहली बार एक बड़े सैन्य और राजनीतिक संघर्ष में बदल गया। और इस पूरे टकराव की जड़ में था ये एक शब्द, फरमान। क्या था ये फरमान? देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब ने कंपनी को एक शाही आदेश दिया था जिससे वो बिना कोई टैक्स दिए व्यापार कर सकते थे। लेकिन हुआ ये कि कंपनी के अधिकारी अपने पर्सनल ट्रेड के लिए भी इस छूट का धड़ल्ले से इस्तेमाल करने लगे। अब इससे बंगाल के खजाने को तो जबरदस्त नुकसान हो रहा था। और बस यहीं से असली टकराव की नींव पड़ी। और मामला सिर्फ पैसे का नहीं था। 1733 में बंगाल के नवाब ने जो कहा, उससे उस वक्त की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। उन्होंने कहा, जब वो पहली बार आए तो उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदने की अर्जी दी, लेकिन उन्होंने एक मजबूत किला बना लिया। वे लूटपाट करते हैं और राजा की प्रजा को गुलामी में ले जाते हैं। मतलब साफ था, वो आए तो व्यापारी बनकर थे, पर अब उनका बर्ताव शासकों जैसा हो गया था। और फिर आया वो दिन जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1757। जगह थी प्लासी। एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में कंपनी की छोटी सी सेना। देखिए, प्लासी की लड़ाई में कंपनी की जीत कोई मामूली जीत नहीं थी। ये एक टर्निंग पॉइंट था। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ट्रेडिंग कंपनी ने भारत के एक शासक को जंग में हरा दिया था। और इसी जीत के साथ कंपनी ने पहली बार असली राजनीतिक ताकत का मजा चखा। प्लासी के बाद कंपनी ने अपना गेम बदल दिया। उन्होंने सोचा, सीधे सीधे शासन करने की जिम्मेदारी क्यों लें? तो उन्होंने एक नई और चालाक स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने गद्दी पर ऐसे नवाबों को बिठाना शुरू किया जो सिर्फ नाम के शासक हों, असल में तो वो कंपनी के हाथों की कठपुतली थे। पर ये कठपुतलियों का खेल भी इतना आसान नहीं था। पहले मीर जाफर को नवाब बनाया। जब उसने कंपनी की मांगों पर सवाल उठाए तो उसे हटा दिया। उसकी जगह मीर कासिम को ले आए।
लेकिन मीर कासिम ने भी जब शिकायतें शुरू की तो उसे 1764 में बक्सर की लड़ाई में हरा दिया और फिर से मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया गया। तो इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि ये कठपुतली शासक भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नाचने वाले नहीं थे। और जब मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया तो जानते हैं उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी? पूरे 5 लाख रुपए हर महीने। जी हाँ, हर महीने। ये सारा पैसा कंपनी अपने युद्धों और व्यापार के खर्चों के लिए इस्तेमाल करती थी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय शासकों पर कितना जबरदस्त फाइनेंशियल प्रेशर था। तो इस पूरे कठपुतली वाले नाटक से तंग आकर रॉबर्ट क्लाइव ने आखिर में कह ही दिया, हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। मतलब साफ था, अब पर्दे के पीछे से काम करने का समय खत्म। कंपनी ने फैसला कर लिया था कि अब वो खुद बागडोर संभालेगी। और बस यही वो पल था जब कंपनी आधिकारिक तौर पर एक व्यापारिक शक्ति से एक क्षेत्रीय शासक बन गई। ये हुआ 1765 में, जब मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी। अब दीवानी का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब था बंगाल से टैक्स यानी राजस्व वसूलने का अधिकार। सोचिए, कंपनी के हाथ में पूरे बंगाल के विशाल खजाने की चाबी आ गई थी। ये एक असली गेम चेंजर था। अब पूरा खेल ही बदल गया था। कैसे? देखिए, पहले कंपनी को भारत से सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना चांदी लाना पड़ता था, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब वो भारत के ही पैसे से भारत का ही सामान खरीद सकते थे, अपनी सेना का खर्चा उठा सकते थे, अपने किले और दफ्तर बना सकते थे, सब कुछ भारत के ही राजस्व से। तो अब तक कंपनी के पास सैन्य ताकत थी और पैसा भी था। अब अपने दबदबे को और मजबूत करने के लिए उन्होंने एक तीसरा और बहुत ही खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया। ये हथियार था कूटनीति का एक जाल, जिसे नाम दिया गया सहायक संधि। ये सहायक संधि एक बहुत ही चालाक पॉलिसी थी। होता क्या था इसमें? भारतीय शासकों से कहा जाता था कि आप अपनी सेना भंग कर दीजिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम अपनी एक सहायक सेना रखेंगे, बस आपको सेना के रखरखाव का खर्चा देना होगा। बदले में कंपनी उन्हें बाहरी हमलों से बचाने का वादा करती थी। अगर सच कहें तो ये अपनी आज़ादी को किराए पर देने जैसा था। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। इस जाल को 4 चरणों में बुना गया। पहले कंपनी किसी खास युद्ध के लिए अपनी सेना उधार देती थी। फिर ब्रिटिश और स्थानीय सैनिक किसी कॉमन दुश्मन के खिलाफ मिलकर लड़ते थे। तीसरे स्टेज में शासक को एक परमानेंट ब्रिटिश सेना के लिए फिक्स्ड पेमेंट करनी पड़ती थी। और आखिर में अगर शासक पेमेंट नहीं कर पाता तो उसे अपने राज्य का एक हिस्सा हमेशा के लिए कंपनी को देना पड़ता था। और यकीन मानिए, ये पॉलिसी, ये जाल जबरदस्त कामयाब रहा। हैदराबाद, मैसूर, अवध, यहाँ तक कि पेशवा और सिंधिया जैसे मराठा सरदार भी एक के बाद एक बड़े बड़े राज्य इस संधि के जाल में फंसते चले गए। नतीजा, पूरे उपमहाद्वीप में ब्रिटिश कंट्रोल जंगल की आग की तरह फैल गया। और भारतीय राज्यों के लिए इसका अंजाम बहुत ही भयानक था। भारतीय शासक सिर्फ नाम के राजा बनकर रह गए। उनकी अपनी सेनाएं तो खत्म ही हो चुकी थी, उनके राज्य भारी कर्ज में डूब गए, और उनकी आज़ादी, वो तो बस नाम की ही रह गई थी, असल में वो खत्म हो चुकी थी। तो घूम फिर कर हम अपने उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं। क्या ये सब बस यूं ही हो गया? मतलब व्यापार का एक नेचुरल नतीजा, या फिर ये शुरू से ही एक सोची समझी कैलकुलेटेड कॉर्पोरेट साजिश थी, एक देश पर कब्जा करने की? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, और इसका जवाब शायद इतना सीधा भी नहीं है।